हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो क्लास है हमारा वो है HTML के ऊपर में। इस एक क्लास में हम लोग कंप्लीट HTML कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले HTML का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो HTML क्या होता है? HTML जो है एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मतलब ये एक भाषा है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, ठीक है। वेब का जो पेज होता है उसको हम लोग बनाते हैं। अब HTML इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML क्या करता है, जो हमारा वेब पेज होता है उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। दैट मीन्स हम लोग HTML के द्वारा वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। HTML में क्या होता है, बहुत सारा एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल एलिमेंट, इमेज पुट करने के लिए IMG एलिमेंट, और हेडिंग देने के लिए H1 एलिमेंट, पैराग्राफ के लिए P एलिमेंट, लिंक करने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं A, है ना। उस प्रकार से बहुत सारा एलिमेंट्स जो होता है वो HTML में आता है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स होता है, ये कंटेंट किस प्रकार से वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। दैट मीन्स वेब ब्राउजर, देखिए जब भी आप कोई इंटरनेट का पेज खोलते हैं तो इंटरनेट का पेज खोलने के लिए क्या दरकार पड़ता है, वेब ब्राउजर। जैसे कि आप गूगल क्रोम में खोलते होंगे, मोजिला फायरफॉक्स में खोलते होंगे। इस प्रकार से जो भी वेब ब्राउजर आपके पीसी या फिर मोबाइल में है उसके द्वारा आप वेब पेजेस खोलते हैं। तो जो वेब ब्राउजर होता है ना, तो हम लोग का वेब पेज जो होता है वो वेब ब्राउजर में खुलता है। तो वेब ब्राउजर में क्या होता है कि कौन सा कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, दैट मीन्स इमेज डिस्प्ले करवाना है, टेबल डिस्प्ले करवाना है, ये सब जो हम लोग डिफाइन करते हैं ये एलिमेंट के थ्रू करते हैं। जो एलिमेंट होता है HTML का उसके जरिए हम लोग इसको सेट करते हैं, ठीक है ना। और ये ब्राउजर से बात करता है, एलिमेंट्स जो होता है वो ब्राउजर से बात करता है। और ब्राउजर जो है वो एलिमेंट्स का भाषा, दैट मीन्स HTML का भाषा समझता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि HTML सीखने के लिए आपको तो एक वेब ब्राउजर चाहिए और एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। आप टेक्स्ट एडिटर नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर। और वेब ब्राउजर में भी आप मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोमो, इंटरनल एक्सप्लोरर जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। बट मैं जो ये क्लास बना रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं विजुअल स्टूडियो एज ए टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ और गूगल क्रोम एज ए ब्राउजर, वेब ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है HTML का, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। देखिए उसी तरह से IMG क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। SRC क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे H1 क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और अलाइन क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट हो गया। और भी एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखिए इस तरह से आज अभी तक हम लोग जो समझे कि बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैसा होता है एलिमेंट। अगर मैं ये सबको हटा दूं, ये सब को मैं हटा देता हूँ कंट्रोल X से, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका HTML, जिसके अंदर में हेड और आपका बॉडी पार्ट आता है, ठीक है। और उसके अंदर में फिर हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। उसके अंदर में फिर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं। और एलिमेंट्स आप अपना इच्छा अनुसार दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे H1 दिया तो ये जरूरी नहीं है कि H1 ही ऊपर आएगा, इसको हम लोग यहाँ नीचे भी दे सकते थे। अब जो इमेज है HR है, इसको हम लोग काट के यहाँ पे पैराग्राफ के बाद भी दे सकते थे। तो ये ऑर्डर जो होता है कोई इसका ऑर्डर नहीं है, आप अपना इच्छा अनुसार जहाँ जो प्लेस करना चाहते हैं आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उसी तरह से IMG क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। SRC क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे H1 क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और अलाइन क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट हो गया। और भी एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखिए इस तरह से आज अभी तक हम लोग जो समझे कि बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैसा होता है एलिमेंट। अगर मैं ये सबको हटा दूं, ये सब को मैं हटा देता हूँ कंट्रोल X से, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका HTML, जिसके अंदर में हेड
और आपका बॉडी पार्ट आता है, ठीक है। और उसके अंदर में फिर हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। उसके अंदर में फिर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं। और एलिमेंट्स आप अपना इच्छा अनुसार दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे H1 दिया तो ये जरूरी नहीं है कि H1 ही ऊपर आएगा, इसको हम लोग यहाँ नीचे भी दे सकते थे। अब जो इमेज है HR है, इसको हम लोग काट के यहाँ पे पैराग्राफ के बाद भी दे सकते थे। तो ये ऑर्डर जो होता है, कोई इसका ऑर्डर नहीं है, आप अपना इच्छा अनुसार जहाँ जो प्लेस करना चाहते हैं आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब विस्तार से देखेंगे हम लोग हर एक चीज को, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेटिंग, HTML फॉर्मेटिंग देखेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट आता है HTML फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है ना, टैग। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं लिखता हूँ कि माई नेम इज सचिन शर्मा, और उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और देन हम लोग चलते यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और फिर ये वाला फोल्डर था मेरा, और ये ABC फाइल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये जो सचिन शर्मा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल ऐसे करके। अब यहाँ पे जो सचिन शर्मा है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बी टैग का यूज करूँगा। देखिए इस प्रकार से बी यहाँ पे मैंने लिखा, और ये जो सचिन शर्मा है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और इसका बीच में होना चाहिए बी ओपन टैग और बी का क्लोज टैग के बीच में जो भी टैग्स हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। इसको मैं ऑटो सेव में रख दूंगा। इसको अभी तो सेव कर देते हैं हम लोग, और फिर एक ऑप्शन आता है ऑटो सेव। अब क्या होगा, बार बार सेव करना नहीं पड़ेगा, है ना, ये अपने आप सेव होते जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग वापस से जाएंगे यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए अब ये बोल्ड में आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको सबको कॉपी कर लूं और उसके बाद यहाँ पे अगर पेस्ट करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बी का जगह में स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो ये भी लगभग सेम ही आपको नजर आएगा, मगर इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद अगर मैं इसको सेव तो ये हो गया है, यहाँ पे वापस जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए बोल्ड की तरह ही दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे फिर से इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई टैग का यूज करेंगे, आई फॉर इटैलिक। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। मतलब आई ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका इटैलिक हिसाब से डिस्प्ले होगा। देखिए ये इटैलिक हिसाब से हो रहा है। उसके बाद में फिर मैं इसको एक लाइन और पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद में अगर मैं EM लिखूं तो ये भी आपको लगभग एम्बैरिस बोलते हैं इसको, एम्फेसिस, ठीक है ना, ये भी आपका इटैलिक वे में ही डिस्प्ले करेगा। देखिए इसको मैं अगर फिर से यहाँ लेके जाऊँ और आपको रिफ्रेश करूँ तो देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको फिर से सेव कर देते, पेस्ट कर देते और एक लाइन, और यहाँ पे अगर मैं मार्क लिख दूं, MARK मार्क, और उसके बाद यहाँ पे भी अगर मैं लिख दूं MARK मार्क, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे तो देखिए उस टेक्स्ट को, उसके बीच का टेक्स्ट को ये मार्क कर देगा कुछ इस प्रकार से येलो कलर में, ठीक है। उसके बाद में
फिर अगर मैं यहाँ पे डेल लिख दूं, DEL डेल, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं डेल लिख दूं, DEL डेल, और फिर अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए एक लाइन आएगा, देखिए डेल ये डिलीट कर दिया स्टैक से, डेल में क्या होता है, बीच से एक लाइन जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं एक लाइन फिर से यहाँ पे लिख दूं, और यहाँ पे मैं लिख दूं अगर INS, और फिर यहाँ पे भी लिख दूं मैं INS, दैट मीन्स इंसर्ट, ठीक है, INS दैट मीन्स इंसर्टेड टेक्स्ट, डेल मतलब डिलीटेड टेक्स्ट, ठीक है। ये आपका मार्क हो गया, मार्क टेक्स्ट, आई मतलब इटैलिक, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए इस तरह से ये नीचे में एक अंडरलाइन डिस्प्ले होगा, ठीक है। अंडरलाइन हम लोग हालांकि ऐसे भी दे सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग यू टैग का यूज करके भी अंडरलाइन दे सकते हैं, यू, और यहाँ पे भी हम लोग दे देते हैं यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव कर दूं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से एक अंडरलाइन आ जाता है। ये आपका इंसर्टेड से आया है और ये आपका यू टैग से आया है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, अब दो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताने वाला हूँ। इस चीज को पॉज करके आप देख लीजिएगा अच्छा से, मैं यहाँ से इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा या फिर इसको आप अच्छी तरह से देख के समझिएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे H1 टैग दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर में मान लीजिए कुछ फॉर्मूलाज आपको लिखना है, सोचिए HTML में, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बहुत सारा टैग, दो टैग का यूज करते हैं हम लोग, बहुत सारा नहीं, दो टैग का। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ, पी टैग ले रहा हूँ, और जैसे मान लीजिए कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, a प्लस बी, और अब इसके ऊपर का आपको स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको SUB टैग का यूज करना पड़ेगा। SUB मतलब सुपर स्क्रिप्ट, SUB मतलब सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूं तो देखिए कैसे दिखेगा। एक बार मैं इसको ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इक्वल टू देंगे और उसके बाद में आपको a स्क्वायर चाहिए है ना, तो a, उसके बाद SUP, और यहाँ पे आप लिखेंगे 2, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर। उसके बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, उसके बाद में फिर आपका 2AB, उसके बाद में फिर प्लस, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b लिखेंगे और उसके बाद SUP, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। और अगर इसको हम लोग सेव करेंगे और फिर यहाँ जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से एक आपका सब स्क्रिप्ट आता है, सब स्क्रिप्ट आता है, मान लीजिए कि आपको H2O लिखना है, H2O लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले H लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना होगा SUB सब स्क्रिप्ट, और इसके अंदर में आप 2 लिख दीजिएगा। अब ये नीचे लिखाएगा है ना 2, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ O, और इसको अगर हम लोग सेव कर देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे H2O, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो था पूरा क्या था, फॉर्मेटिंग टैग का यूज था, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे स्टाइल टैग का, स्टाइल एट्रीब्यूट का और स्क्रिप्ट का यूज, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का यूज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम लोग देखेंगे STYLE स्टाइल टैग के बारे में देखेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का भी यूज देखेंगे, ATTRIBUT एट्रीब्यूट, और उसके बाद में SCRIPT
PT स्क्रिप्ट टैग का भी यूज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग H1 लिखे और इसमें अगर स्टाइल हम लोग को अप्लाई करना है, स्टाइल हम लोग CSS का थ्रू कर रहे हैं। CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो अगर उसका प्रॉपर्टी और वैल्यू का अगर हम लोगों को यूज करना है किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर में, तो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं STYL स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझको लिखना पड़ेगा बैक GROUND बैकग्राउंड, और उसके बाद में फिर इस2, और यहाँ पे अगर मैं रेड लिख दूं और फिर बंद कर दूं, देखिए ये जो है यहाँ पे जो यहाँ से जो यहाँ तक है ये CSS का कोडिंग है, CSS का कोडिंग है, ये वाला है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का, HTML का नहीं है। मगर हम लोग CSS का यूज हम लोग HTML के ऊपर ही करते हैं, HTML का जो पेज होता है उसी में करते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जब हम लोग को पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर में अगर स्टाइल अप्लाई करना होता है। तो अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल APP अप्लाई, ठीक है। इसका यहाँ पे हम लोग जाते हैं और फिर यहाँ पे इसको सेव, तो ऑटो सेव है तो सेव तो हो गया होगा। यहाँ पे जाके एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए स्टाइल अप्लाई और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना। समझ में आया स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज। अब स्टाइल टैग का यूज क्या किस लिए करते हैं हम लोग, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, यहाँ पे इसको मैं हटा दूं और हेड में चलते हैं हम लोग। अभी मान लीजिए कि यहीं पे आपको CSS का ही स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। तो CSS का स्टाइल अप्लाई करने का 3 प्रकार से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनलाइन होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, वो हम लोग CSS का क्लास में देखेंगे। तो ये जो होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका इंटरनल CSS, ठीक है। तो इंटरनल CSS में क्या करना पड़ता है कि हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं। स्टाइल टैग के बाद में फिर हम लोग CSS का जो भी कोड अप्लाई करना रहता करते हैं। तो उसको कोड अप्लाई करने के लिए CSS में भी एक रूल है कि पहले तो हम लोग को एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है, मतलब पर्टिकुलर सेलेक्टर लेना होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होता है, उसके बाद में फिर उसका प्रॉपर्टी और वैल्यू देना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, BR बैकग्राउंड और फिर इस2, और उसके बाद में उसका कलर जो देना होता है वो हम लोग दे देते हैं। और अगर सिंपल सिर्फ COLOR कलर लिखते हैं तो वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट का कलर चेंज होगा वाइट। और उसके बाद इसको अगर मैं सेव तो ये हो जा रहा है फिर, और फिर मैं जाऊं और इसको मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट का कलर जो है वाइट हो गया है और बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि स्टाइल एट्रीब्यूट और स्टाइल टैग का यूज हम लोग क्यों करते हैं। अब रहा सवाल स्क्रिप्ट टैग का यूज अगर हम लोग करना रहता है तो उसके लिए क्यों करते हैं, वो भी देख लेते हैं। हम लोग को लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट, और फिर स्क्रिप्ट को हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे बंद कर देते हैं, और यहाँ पे फिर से हम लोग को स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बंद करेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। और इसके अंदर में हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। जैसे हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं CSS का कोड लिखने के लिए, उसी प्रकार से स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड। अगर हम लोग को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना होता है तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक जावा स्क्रिप्ट का कोड में लिखूं, अलर्ट, स्पेलिंग गलत है, अलर्ट ALERT अलर्ट, और उसके बाद इसके अंदर में इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर में लिखूं मैं अगर JS कोड, ये आपका जावास्क्रिप्ट कोड है, इसको यहाँ पे बंद करना होता है, ठीक है। और इसको अगर मैं सेव कर दूं Ctrl S दबा के, और फिर यहाँ चलते हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे JS कोड करके ये अलर्ट मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिंक इन HTML, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, लिंक इन HTML, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
जिस चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, लिंक इन HTML, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन पेज। लिंक का काम क्या होता है, एक पेज से दूसरा पेज के लिंक करना हो तो हम लोग लिंक का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करूंगा, न्यू पेज, ठीक है, मतलब न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम मैं दे रहा हूँ page1.html, ठीक है। और इस पेज में भी हम लोग कुछ कोडिंग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर HTML5 लिखूँ तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ से इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। और इसको भी हम लोग व्यू में जाके वेब कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, H1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस पेज, ये कौन सा पेज है हमारा, पेज 1 है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पेज 1 लिख दे रहा हूँ बस। उसके बाद वापस हम लोग चलते हैं abc.html, जिसमें हम लोग लिखे हैं मेन पेज। और ये स्क्रिप्ट टैग का काम नहीं है, अभी इसको हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टाइल का भी काम नहीं है, इसको भी हटा देते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, हमको एक लिंक करना है। तो यहाँ पे पहले तो मैं br टैग का यूज कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में जा सकूँ। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग को a लिखना है, a मतलब एंकर टैग, a को हम लोग बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है। और उसके बाद में href लिखना होता है, h रेफरेंस, ठीक है। इक्वल टू देने के बाद में यहाँ पे उस पेज का नाम देना होता है, मतलब पेज का नाम नहीं, पूरा का पूरा एड्रेस देना होता है, ठीक है। तभी ये उस लोकेशन में हम लोग को ले जाएगा। तो अभी फिलहाल जो हमारा पेज है इसी फोल्डर के अंदर में है, देखिए जैसे कि हमारा फोल्डर HTML है और HTML के अंदर में ही abc.html है और page1.html है। तो यहाँ सिंपली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पेज 1 के साथ लिंक करना है तो यहाँ पे सिंपल हमको लिखना होगा पेज 1 और फिर .html, मतलब पेज का नाम तो देना ही होगा, फिर .html उसका एक एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा। फिर इसको हम लोग बंद करेंगे। अब हम लोग कुछ लिखा हुआ रहना चाहिए ना, जैसे आप YouTube में जाते हैं तो YouTube लिखा हुआ रहता है, उस पर क्लिक करते तो वो YouTube में लेके जाता है, या गूगल में लिखा हुआ था google.com, उस पर क्लिक करते तो वो गूगल पेज ओपन करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे तो कुछ लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल पेज 1, ठीक है। और फिर इसको अगर हम लोग जाए और वेब ब्राउजर में देखें तो देखिए ये हमारा मेन पेज है और यहाँ पे पेज 1 डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो देखिए ये हम लोग को लेके जाएगा कहाँ पे, पेज 1 में। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको पीछे करता हूँ एक बार, और देखिए यहाँ पे फाइल नेम क्या है हमारा, abc.html है, मगर जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए page1.html है। तो इस प्रकार से हम लोग लिंक कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिंक के साथ में बहुत सारा एट्रीब्यूट्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टारगेट, TAR और फिर GET, और टारगेट के बाद में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अंडरस्कोर और फिर BLANK ब्लैंक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ सेव कर दूँ इसको, सेव तो ये हो गया है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार पीछे जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और अभी अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये अलग से एक तो पेज हमको ओपन करके दे रहा है। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, जब हम लोग नहीं किए थे तो इसी पेज में खोल रहा था, मगर अभी क्या है कि इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं तो ये अलग से एक तो पेज खोल के दे रहा है, हम लोग को ओपन करके दे रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर और ब्लैंक लिखने से क्या करता है, वो एक नया टैब हम लोग को ओपन करके देता है, ठीक है। देखिए हम लोग इमेज के थ्रू भी लिंक करवा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ और उसके बाद H रेफरेंस लिखूँ यहाँ पे,
इक्वल टू मैं उसी पेज के साथ इसको लिंक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पेज 1 डॉट HTML लिख रहा हूँ और उसके बाद में फिर मैं इसको यहाँ बंद कर देता हूँ। और देन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इमेज हम लोग दे देते हैं ना, हमारे पास एक इमेज है इस फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे img दे देता हूँ, उसके बाद src दे देता हूँ और इक्वल टू उसके बाद में जो इमेज है हमारा उसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ cat.png और इसका जो हाइट और वाइड है थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। देखिए वाइड एट्रीब्यूट देके अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल दे दूँ तो इमेज का जो आपका हाइट और वाइड रहेगा वो कम हो जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे भी मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ और देन यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। और फिर अगर हम लोग सेव करेंगे तो अब क्या होगा कि एक इमेज आएगा और इस इमेज में देखिए ये लिंक है, अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे को पेज 1 में लेके जाएगा। देखिए इमेज के साथ भी हम लोग लिंक अप कर सकते हैं। सेम उसी तरह से हम लोग चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बटन के थ्रू भी हम लोग लिंक कर सकते हैं ना, लेकिन उसमें कुछ जावास्क्रिप्ट का कोडिंग लिखना होगा हम लोग को। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक बटन लिखूं और बटन के बाद में यहाँ पे एक इवेंट आता है ऑन क्लिक इवेंट और उसके बाद में इसके अंदर में फिर जावास्क्रिप्ट का कोडिंग लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू उसके बाद में जिस लोकेशन में आपको जाना है, मतलब उस पेज का नाम उसका एड्रेस देना होगा। यहाँ पे हमारे पास पेज 1 है तो मैं यहाँ पे पेज 1 डॉट HTML लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे इस बटन को मैं क्लोज कर देता हूँ और बटन के अंदर में सिंपल मैं लिख रहा हूँ क्लिक हेयर और उसके बाद में इसको अगर हम लोग जाए वेब ब्राउज़र में और रिफ्रेश करें तो देखिए एक बटन आएगा और बटन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए हम लोग को उस लोकेशन में लेके जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ये बटन को फिलहाल हटा देता हूँ और ये इमेज इसको भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग टाइटल एट्रीब्यूट यूज करके पर्टिकुलर पेज मतलब एक हिंट भी दे सकते हैं कि आप कहाँ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ विजिट पेज 1, ठीक है। तो अब ये क्या काम करेगा, ये जो टाइटल एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर रहे हैं, देखिए इसको मैं रिफ्रेश कर दूं तो अगर इसके ऊपर में हम लोग एरो रखेंगे, सिर्फ क्लिक नहीं कर रहे, तो देखिए ये नीचे में हिंट दे रहा है विजिट पेज 1, इस प्रकार से डिस्प्ले करेगा। देखिए लिंक का इस्तेमाल हम लोग बुकमार्क के तौर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं H1 ही लेता हूँ, H1, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ TOPIC टॉपिक 1, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं टॉपिक 1। ये हमारा टॉपिक 1 हो गया और फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ और देन मैं इसको पेस्ट करते जाता हूँ ऐसे करके। देखिए बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे आ गया है ना। और इसको एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव तो है ये। इसको अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और रिफ्रेश कर दूँ तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। देखिए टॉपिक 1 टॉपिक 1 टॉपिक 1, तो सब में अलग अलग टॉपिक होगा। फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो सब में ये टॉपिक 1 ही दिखा रहा है। तो फिलहाल ऊपर का कुछ चीज़ को हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे ये आपका टॉपिक 2 है, ये आपका टॉपिक 3 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आईडी दे देते हैं। यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू, और इस आईडी का नाम मैं दे देता हूँ T1, ठीक है। उसी प्रकार से सब में आप आईडी दे सकते हैं, मगर मैं एक में बता रहा हूँ। तो अगर मैं नीचे में जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ A और उसके बाद H रेफरेंस और H रेफरेंस के बाद यहाँ पे मैं इसी पेज का एड्रेस दे रहा हूँ। देखिए ABC, यही पेज का नाम है abc.html और उसके बाद मैं यहाँ पे हैच साइन दे रहा हूँ, हैच, और फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ T1, ठीक है।
और फिर इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ गो टू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, टॉपिक 1, TOPIC टॉपिक 1। और इसको अगर हम सेव कर देते हैं और फिर हम लोग ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक 1 है। अगर हम लोग स्क्रॉल करते हुए अगर नीचे आ जाए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा गो टू टॉपिक 1। तो जैसे मैं टॉपिक 1 गो टू टॉपिक 1 में क्लिक करूंगा तो ये मेरे को वापस कहाँ लेके आ जाएगा, टॉपिक 1 में लेके आ जाएगा। तो एक ही पेज में भी हम लोग लिंक कर सकते हैं एज ए बुक मार्क। देखिए अब हम लोग देखेंगे इमेज इन HTML, ठीक है। हालांकि हम लोग इमेज कैसे पुट करते देख चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको और हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं हटा देता हूँ और यहाँ कमेंट में लिंक को हटा के मैं लिख देता हूँ इमेज इन HTML, ठीक है। तो अगर इमेज हम लोग को डालना है अपना पेज में तो क्या लिखना पड़ता है हम लोग को, IMGSRC और उसके बाद में जो एड्रेस होता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे फोल्डर के अंदर में ही मेरा पिक्चर है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिंपली कैट मतलब जो पिक्चर का नाम है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में cat.png एक्सटेंशन के साथ में यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे ऐसे। और फिर इसको मैं अगर सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ हम लोग जाके देखते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पे हमारा पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम लोग को हाइट या वाइड दे चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग वाइड एट्रीब्यूट यूज करेंगे और यहाँ पे 250 पिक्सल, और फिर हाइट भी अगर देना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HEIGST हाइट इक्वल टू 250, जितना आपको देना होगा आप यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर अगर हम लोग जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कम हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एक और एट्रीब्यूट हम लोग देखते हैं ALT, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज नॉट फाउंड, FOUND फाउंड। अब इसका काम क्या होता है, मान लीजिए कि किसी कारणवश या तो नेट स्लो है या फिर यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, ऐसा कुछ कारण का चलते अगर हम लोग का इमेज नहीं आ रहा है तो क्या होगा, अल्ट में जो मैसेज होगा डिस्प्ले होगा कर रहे वो आएगा, देखिए इमेज नॉट फाउंड, ठीक है ना। जब इमेज हमारा लोड नहीं होता है या फिर इमेज किसी कारणवश नहीं डिस्प्ले हो रहा होगा तो अल्ट में जो मैसेज होगा वो आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग यूज मैप देखेंगे, ठीक है ना। यूज मैप मतलब क्या होता है कि इमेज के अंदर में हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। हर एक पार्ट का अगर आपको लिंक करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक इमेज है मेरा my.png, तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ब्राउजर में चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए तो अभी स्क्वायर वाला जो हमारा पोर्शन है इसके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ। फिर ये कोन वाला सेक्शन जो है मतलब एरिया है इसी में ही लिंक हो हमारा उस प्रकार से, और यहाँ पे स्पेयर जो है हमारा इसमें ही लिंक हो, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए ये इमेज है और इमेज के अंदर में अलग अलग इमेज जो दिख रहा है इसमें करने के लिए हम लोग को यूज मैप का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो इमेज होगा आपका उसमें आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, देखिए यूज और उसके बाद में मैप। यूज मैप करके यहाँ पे आप हैच लिख के इस चीज का कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सिंपल माई MAP मैप करके, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे हम लोग चलते हैं और नीचे जाने के बाद में फिर यहाँ पे MAP मैप, ठीक है। और देन फिर यहाँ पे हम लोगों को देना होगा नाम। अब ये जो नाम होगा ये नाम कौन सा होगा, जो ऊपर में हम लोग नाम दिए है इमेज जिसमें हम इसका यूज करना चाहते हैं माई मैप, यही नाम दिए ना हम लोग, ये हम लोग को यहाँ लिखना होगा। फिर ऐसे हम लोग बंद कर देंगे इसको, ठीक है। अब एरिया डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा एरिया। और सबसे पहले देखिए जो हमारा एरिया है जिसमें हम लोग लिंक बनाना चाहते हैं वो हमारा कुछ स्क्वायर शेप में है ना। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा,
यहाँ पे लिखना पड़ेगा SQUARE स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा, सेप लिखना पड़ेगा, SHAP सेप। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग रेक्ट लेंगे, रेक्ट मतलब रेक्टेंगल। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को देना होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, COORDS। अब कोऑर्डिनेट कैसे देंगे, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए कोऑर्डिनेट के बाद में यहाँ पे हम लोग HREF रेफरेंस देके यहाँ पे लिंक देंगे पेज का। तो अभी यहाँ पे फिलहाल कोई पेज में बनाऊंगा इसके लिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेट देना। कोऑर्डिनेट देना सीख गए आप तो आपको लिंक करना तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए जो इमेज है ना, वो इमेज को आप पेंट में ओपन कर लीजिएगा। देखिए पेंट में मैं यहाँ ओपन करके रखा हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो यहाँ का लिंक है इसको लेना चाहता हूँ। तो यहाँ का लिंक के लिए जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो आप यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ पे नीचे में ध्यान दीजिएगा कि नंबर दिखाएगा आपको, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं रख रहा हूँ तो नीचे में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा है आपका 47 और 28, 47 और 28। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे 47, 28, ठीक है। और उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग और फिर यहाँ पे ये एंड के साथ हम लोग करना है, मान के चलते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 92, 98, 92। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और लिख देंगे कॉमा देके ही 90 कितना था, यहाँ पे आपका 97, 92, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 97 और फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लिख देंगे 92, है ना। अब अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ आपको रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे एक हाथ बन रहा है इस एरिया में, तो ये लिंक हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को कि एक पेज हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, न्यू फाइल में जाते हैं और यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ SQUARE स्क्वायर .html, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये पेज जो आ गया मेरा, यहाँ पे मैं HTML5 ले लूँ तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML अपने आ जाएगा। और आने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं H1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं H1 लिख रहा हूँ और उसके अंदर में यहाँ मैं लिख देता हूँ SQARE स्क्वायर, ठीक है। और देन अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं IMG इमेज SRC इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्वायर वाला इमेज है मेरा एक, उसको मैं यहाँ लेके आ जा रहा हूँ square.png और फिर इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वापस हम लोग चलते हैं हमारा ABC फाइल जो था और यहाँ पे लिंकअप दे देते हैं। क्या पेज का नाम था, square.html, square.html, ठीक है। और उसके बाद वापस हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरे को स्क्वायर वाला पेज में लेके चल जाएगा। देखिए पर्टिकुलर इस पे क्लिक करूंगा तो उसी प्रकार से अब ये जो है हमारा कोन है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोन का एक तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए, एक ये कोऑर्डिनेट चाहिए और एक ये कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट हम लोग को चाहिए, ठीक है ना। तो तीनों कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा हम लोग को, सबसे पहले ऊपर वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं 151 और 33। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, ये पूरा कोई मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे RECT के जगह में हम लोग POLY पॉली ले लेंगे, है ना। और फिर यहाँ पे क्या था, एक बार फिर से मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ ऐसे, और ये 150, 33, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 150, 150 कॉमा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 33 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको फिलहाल यहाँ मिटा देते हैं, है ना। फिर हम लोग जाएंगे और इस कोना में अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पे तो देखिए दिखा रहा 125 और 83। तो हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ लिख देते हैं 125, 125 कॉमा 83। उसके बाद में फिर हम लोग चलते वापस से पेंट में और यहाँ रखते हैं, ये दिखा रहा है 175 और 83।
तो हम लोग यहाँ आते हैं और फिर लिख देते हैं 175,83 और उसके बाद अब इसके लिए भी एक पेज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग न्यू फाइल और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कोन.html। ठीक है, इंटर मारते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, स्क्वायर वाला जो मेरा था HTML यहाँ पे कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। कंट्रोल ए से आपका सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया और उसके बाद में फिर कोन.html में चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे SQR जो था इसके जगह में मैं यहाँ सिंपल क्या लिख दूंगा, कोन.png। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर जो हेडिंग था इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे CONE कोन लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, और इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, वापस हम लोग आ जाते हैं ABC वाला पेज में और यहाँ पे जैसे स्क्वायर था, ये स्क्वायर का जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, CONE कोन.html और वापस से हम लोग यहाँ जाए और अगर इसको रिफ्रेश कर दे, अब कोन में आएंगे तो देखिए कोन में हाथ बन रहा है और जब क्लिक करेंगे हम लोग कोन में तो ये हम लोग को कोन वाला पेज में लेके जाएगा। अच्छा, कोन वाला पेज में हम लोग जा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा यही पेज खुल जा रहा है ना, मतलब वो इमेज। क्यों? क्योंकि शायद इमेज जो है उसका लिंक हम लोग क्या दिए देख लेते हैं, कोन.png ही है तो कोन.png ही वो फाइल होगा, बन गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लिंक तो हो रहा है ना हमारा। एक बार हम लोग फिर से जाते हैं abc.html कोन.html। ठीक है, उसी प्रकार से अभी हम लोग सर्कल वाला भी देखते हैं करके, है ना। कॉपी करते हैं और उसके बाद इसको हम लोग पेस्ट करते हैं और अभी सर्कल में क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, देखिए यहाँ पे C लिखेंगे तो देखिए आ जाएगा आपका सर्कल। ठीक है ना, अब यहाँ सर्कल में सबसे पहले तो हम लोग को सेंटर देना पड़ेगा, सेंटर जो रहेगा और उसके बाद रेडियस देना होगा। तो इमेज में जाएंगे, इमेज में अगर सेंटर का बात करें तो हम लोग को ये वाला हम लोग का सेंटर है तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं अगर, तो देखिए 231 और 59 नीचे में डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 239 कोऑर्डिनेट में 239 कॉमा और क्या था, एक मिनट, 239 और आपका 60, 239 230 और 60, 230 और 60 ले लेते हैं। चलिए 230 और 60 ले लेते हैं, 230 और उसके बाद में यहाँ पे 60 और नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अब रेडियस चाहिए। रेडियस मतलब पहले तो यहाँ का देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो एक्स एक्सिस कितना दिखा रहा है, देखिए 203 दिखा रहा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना दिखा रहा है, 230 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस जो हो गया हम लोग का 27 हो गया। घटा दीजिए 230 से 203 को, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रेडियस दे देंगे जो कि आपका 27 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके बाद में फिर हम लोग को रेडियस चाहिए। अभी हम लोग जाएंगे और इसको सेव कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे पेज एक तो बनाना था, एक तो पेज बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्पेयर लिख देता हूँ, उसका नाम SPERE spare.html। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम उसी प्रकार से कोन में चलते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ स्पेयर में आ जाते हैं, स्पेयर HTML में, यहाँ स्क्वायर नहीं, कहाँ गया स्पेयर हम लोग का ये। ठीक है, SPERE लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे नाम को ठीक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम SPHERE ना। ठीक है, और अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, वापस यहाँ पे इमेज जो है कोन लिखा हुआ है, ये कोन का जगह में हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे नाम जो है वही लिखा हुआ है SPERE, तो ठीक है उसी को रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। और देन अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेज का नाम है इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, ABC में जाएंगे और यहाँ पे कोन जो लिखा हुआ है, कोन का जगह में ये वाला spare.html, ये पेज का नाम जो था हमारा लिख देंगे। ठीक है,
वापस हम लोग यहाँ चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए अब स्पेयर में हम लोग का बन रहा है। क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये वाला आपका कौन पेज ओपन हो जा रहा है। एक मिनट, ये तो कौन पेज ओपन हो रहा समझ में आ रहा है, ये स्पेयर में कौन पेज ओपन क्यों हो रहा है। एक बार हम लोग चलते हैं और स्पेयर डॉट HTML में देखिए कौन नहीं, यहाँ पे कौन लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं स्पेयर कर दूं तो ठीक समझ में आ जाएगा, SPHER स्पेयर, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए स्पेयर। और रहा बात इमेज का, तो वो सेम इमेज वहाँ पे आ गया है, इस कारणवश वो इमेज आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर का अलग से पेज आ रहा है, स्क्वायर डॉट HTML। यहाँ पे कोन के लिए अलग पेज आ रहा है, कोन डॉट HTML। और यहाँ पे स्पेयर का अलग एक पेज आ रहा है, स्पेयर डॉट HTML। तो ये था आपका यूज मैप। देखिए यहाँ पे कोडिंग एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले इमेज में यहाँ पे आपको यूज मैप करके एक नाम देना होता है, नाम जो देंगे हैच साइन के साथ देना है। उसके बाद में फिर मैप वाला टैग यूज करेंगे और यहाँ पे जो नाम होगा इस नाम को यहाँ पे नेम इक्वल टू वो नाम देना होता है, ठीक है। फिर जिस तरह का आप एरिया आप डिफाइन करना चाहते हैं, अगर रेक्टेंगल शेप में तो रेक्टेंगल, अगर मान लीजिए कि कुछ अलग तरह का शेप है तो आपको लेना पड़ेगा पॉली, और अगर आपका सर्कल शेप है तो आपको लेना पड़ेगा सर्कल, और फिर कोऑर्डिनेट देना पड़ता है। अभी रेक्टेंगल में क्या करना पड़ता है, हम लोग को 2 कोऑर्डिनेट देना होता है। देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं। यहाँ पे रेक्टेंगल शेप के लिए सबसे पहले तो यहाँ जैसे ये रेक्टेंगल शेप आपको लेना है, मान के चलिए, है ना। तो एक कोऑर्डिनेट तो पहले आपको यहाँ का लेना है और एक कोऑर्डिनेट यहाँ का लेना है, ठीक है। अभी इस तरह से जैसे पॉलीगॉन ट्रायंगल था मगर ये पॉलीगॉन हिसाब से दिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ का एक तो कोऑर्डिनेट दिया हूँ, यहाँ का एक तो कोऑर्डिनेट दिया हूँ और यहाँ का एक तो कोऑर्डिनेट दिया हूँ। और अगर सर्कल लेना होगा तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट सेंटर का कोऑर्डिनेट लेना होगा और फिर जो रेडियस होगा वो देना होगा, ठीक है, जो रेडियस का लेंथ होगा वो देना होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग पिक्चर एलिमेंट देखेंगे, ठीक है। पिक्चर एलिमेंट का यूज किस लिए किया जाता है ना। तो ये जो है फिलहाल मैं ये सबको हटा देता हूँ और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ PIC, तो पिक्चर एलिमेंट हमारा आ गया। पिक्चर एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन साइज के हिसाब से हम लोग अपना पिक्चर डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा सोर्स। पिक्चर एलिमेंट के अंदर में हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा SOURC सोर्स। और सोर्स के बाद में यहाँ पे लिखना पड़ेगा मीडिया, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे हम लोग। और फिर यहाँ पे हमारा ये कहना है कि जब मिनिमम वाइड जो होगा, मिनिमम वाइड स्क्रीन का जो मिनिमम वाइड होगा वो कम से कम कितना होना चाहिए, 650, तब ये इमेज डिस्प्ले होगा जो हम लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार से लिखना होगा SRC, ठीक है। उसके बाद में सेट, ठीक है। फिर यहाँ पे इमेज, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ fish डॉट PNG है मेरा, PNG। और इसके बाद में हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और देन हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे अभी हम लोग बोलते हैं कि अगर जो लेंथ है वो अगर 450 है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cat डॉट PNG दिखाएगा। कैट नहीं, यहाँ पे काम करते हैं, डॉग ले लेते हैं। ये इमेज है मेरा फोल्डर में डॉग, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होता है, मतलब स्क्रीन साइज, तब मेरा डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इमेज है एक IMG SRC इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा cat डॉट PNG और बंद कर दूँगा, ठीक है ना। अब इसको फिर मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे जाके सेव में क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोग वापस चलते हैं यहाँ ब्राउज़र में, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। देखिए रिफ्रेश करने पे क्या नज़र आ रहा है, फेस नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट यहाँ पे दिखाएगा आपका, यहाँ पे एक बार क्लिक करिएगा।
क्लिक करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये खुल गया। अब देखिए लेंथ जो इसका अभी ऊपर में यहाँ पे देखिएगा लेंथ डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे ही ये 650 से कम होगा, ये आपका 650 से देखिए कम हो गया है, तो देखिए डॉग का इमेज आ गया। और 650 से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फेस आ जाएगा। और उसी प्रकार से अगर 450 से भी कम होगा तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट होगा वो इमेज डिस्प्ले होगा। देखिए अभी देखिए यहाँ पे जो है 450 से कम है वाइड, देखिए 416 47 समथिंग है। और जैसे ये 450 से ज़्यादा होगा तो देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा दूसरा इमेज डिस्प्ले हो जाएगा जो हम लोग डॉग का दिए थे। और 650 से ऊपर वाइड हो जाएगा तो फिश वाला इमेज जो था वो हमारा आ जाएगा। देखिए ठीक है, तो पिक्चर एलिमेंट यूज करके इस तरह से हम लोग इमेज डिस्प्ले करवा सकते हैं अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग इमेजेस। चलिए अब हम लोग देखेंगे टेबल इन HTML। टेबल किस प्रकार से HTML में हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे कमेंट में भी मैं लिख देता हूँ टेबल इन HTML। और ये जो प्रीवियस कोड था हमारा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब टेबल बनाने के लिए हम लोग को टेबल एलिमेंट का यूज करना पड़ता है। टेबल टैग हम लोग इस प्रकार से देंगे TABLE टेबल, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर इसको बंद कर दूं ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए टेबल जो होता है उसमें रो होता है और कॉलम होता है। तो HTML में क्या होता है, रो के लिए TR यूज करते हैं हम लोग, TR दैट मीन्स टेबल रो। और उसके बाद में फिर हम लोग TD लिखते हैं। TD जो होता है वो हमारा कॉलम डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब एक एक डब्बा बनते हुए जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे TD लिख दिया हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो अभी एक रो और एक कॉलम, मतलब सिर्फ एक डब्बा ही हम लोग को दिखाई देगा। अगर इसको मैं फोल्डर में जाता हूँ यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ABC को मैं ओपन करता हूँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे नेम डिस्प्ले होगा, है ना, एक ही डब्बा बना हुआ। अच्छा अभी टेबल में जैसे बॉर्डर होता है, इसमें बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बॉर्डर नहीं दिया है, बॉर्डर एट्रीब्यूट, ठीक है। बॉर्डर एट्रीब्यूट के द्वारा हम लोग इसका थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 पिक्सल लिख दूं तो अब देखिए उसका बॉर्डर भी डिस्प्ले होगा। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए अब ये बॉर्डर भी नजर आ रहा है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोगों को और कॉलम बढ़ाना है तो यहाँ पे हम लोग TD लिखेंगे। TD का फुल फॉर्म होगा टेबल डाटा। और यहाँ पे नेम के साथ साथ मान लीजिए कि हम लोग को कोर्स भी देना है तो COURSE कोर्स, ठीक है। और अगर उसके बाद हम लोग फिर यहाँ जाएंगे तो देखिए एक रो और 2 कॉलम हम लोग का बन जाएगा। अगर और देना है तो फिर से यहीं पे ही हम लोग यहाँ पे TD लिखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं फीस दे दूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम और बन जाएगा। उसके बाद में अभी नीचे इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे TR क्लोज हुआ था, अभी TR यहाँ पे फिर ओपन हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रो फिर से स्टार्ट हुआ है। अब नेम की सीधे सीधे में हम लोग क्या देंगे, नाम देना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सचिन। यहाँ पे हम लोग कोर्स दे देते हैं DCA और यहाँ पे हम लोग फीस दे देते हैं, कुछ भी फीस यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग अगर जाएंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए टेबल में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें और भी आता है। अगर मैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग लिखूं, सेल
SPACING स्पेसिंग इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 पिक्सल, और इसको अगर मैं सेव कर दूँ और यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सेल, सब ये सब क्या है कि सेल है ना, ठीक है, तो ये सब के बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सेल पैडिंग का भी यूज कर सकते हैं। सेल पैडिंग PADDING पैडिंग इक्वल टू, यहाँ पे मैं 5 पिक्सल दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग अगर जाएंगे तो देखिए अब जो ये टेक्स्ट है और ये जो लाइन है इसके बीच में दूरी आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में अभी ये जो सेल स्पेसिंग है अगर हम लोग 0 कर दे तो क्या होगा, सारा सेल आपस में सट जाएगा, बीच में स्पेस नहीं रहेगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग समझ में आया होगा आप लोगों को। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे WIDTH वाइड इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 100% दे दूँ तो ये पूरा का पूरा स्पेस लेगा, कवर कर लेगा। जैसे हम लोग वाइड दिए वैसे हम लोग टेबल का हाइट भी दे सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को कुछ हेडिंग देना है, इसको पहले मैं व्यू में जाता हूँ, टॉगल वेब कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग TH का यूज कर सकते हैं। TH मतलब टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग में यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ COURSE कोर्स डिटेल, और उसके बाद इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और फिर हम लोग यहाँ जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका कोर्स डिटेल आ रहा है, मगर ये इसके साथ में पूरा यहाँ एंड तक नहीं जा पा रहा है, ये यहीं पे रुक जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा इन लोग के साथ में मर्ज हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो हमारा TH है, अच्छा ये TR के अंदर में देना है, यहाँ पे एक टेबल रो स्टार्ट करना है और टेबल रो के अंदर में फिर TH दीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे TH लिख दिया था, मगर वैसा नहीं करना है, हम लोगों को TR देना है उसके बाद में TH। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि सब रो में 3-3 टू डब्बा बन रहा है, क्योंकि 3-3 टू TD है, 3-3 टू TD है। मगर यहाँ पे TH भी एक प्रकार का क्या है, TD ही है, मगर TH मतलब टेबल हेडिंग, ये बोल्ड आएगा, बस यही फर्क है। तो अब यहाँ पे क्या एक ही ठो है, अगर ये 3 ठो होता तो उन लोगों के बराबर में आता है। अब ये एक ठो को तीनों का बराबर करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉलम स्पेस इक्वल टू 3, और यहाँ पे हम लोग सेव में क्लिक कर दे, और उसके बाद में जाके यहाँ पे अगर हम लोग स्पेस इस रिफ्रेश कर दे तो देखिए अब ऊपर का एक डब्बा जो था वो नीचे तीनों डब्बा के साथ में बराबर हो गया। अब और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये तो टेबल, यहाँ पे एक डब्बा मैं एक्स्ट्रा और देता हूँ, मान के चलते हम लोग यहाँ पे मैं TD दे देता हूँ एक, ठीक है। और TD के अंदर में मैं फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ IMAG इमेज, ठीक है। और अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ और सेव कर दूँ, फिर यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, तो अब ये देखिए ये वाला चीज को हम लोग को नीचे तक लेके आना है, ये लाइन को। तो जिस प्रकार से हम लोग कॉलम स्पेस का यूज करके इसको हम लोग स्ट्रेच कर दिए थे, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। कितना बराबर करना होगा, रो, 2 टू रो के साथ में, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा रो स्पेन, जैसे ऊपर में हम लोग कॉलम स्पेन लिखे थे, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा रो स्पेन, और उसके बाद 3 अगर हम लोग देते हैं तो ये 3 रो के साथ में बराबर हो जाएगा। तो ये 1 रो के साथ में था, अब ये 3 रो के साथ में बराबर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देखिए। तो ये था कॉलम रो, कॉलम और कॉलम स्पेस, सॉरी कॉलम स्पेन और रो स्पेन का यूज, ठीक है। तो HTML में हम लोग इस प्रकार से टेबल बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज है कि अगर हम लोग चाहे, अगर ये जो ऊपर में हम लोग डिजाइन दिए थे यहाँ पे, इसको हम लोग हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे जो सेल पैडिंग वगैरह दिए थे हम लोग, बॉर्डर वगैरह दिए थे, इसको भी यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, चलिए, ठीक है। और फिर
हम लोग चाहे तो फिर CSS यूज करके भी अपना टेबल को, एक्चुअली में अभी जो है CSS यूज करके टेबल को डिजाइन किया जाता है, मगर हम लोग CSS तो नहीं कर रहे, HTML कर रहे हैं। तो HTML में किस प्रकार से टेबल को बढ़ाते हैं, वाइड वगैरह देते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। मगर साथ ही साथ अगर हम लोग CSS भी अप्लाई करना चाहे तो वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग स्टाइल दे सकते हैं, और फिर स्टाइल के अंदर में यहाँ पे जैसे कि आपको अगर यहाँ पे बॉर्डर देना है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर को दे देते हैं BOR बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ पे 2 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेबल। टेबल लिखने के बाद में यहाँ पे ऐसे, अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को इसका फंट का स्टाइल देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फंट, और उसके बाद में फैमिली। ये CSS है, ज़्यादा इस पे ध्यान मत दीजिएगा, CSS का मैं अलग से एक तो क्लास लूँगा, ठीक है ना, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं टाइम्स रोमन ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ BORDER, बॉर्डर, और बॉर्डर कॉलप्स एक आता है, ठीक है, इसको हम लोग कॉलप्स कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बॉर्डर हमारा जो फाका फाका आता था, वो अब फाका फाका नहीं रहेगा, वो कॉलप्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार, ठीक है। अगर हम लोग ये नहीं देते हैं, ये चीज़ को अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ ऐसे करके, और फिर इसको मैं सेव करता हूँ, और फिर जाता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से आता है। और अगर मैं इसको देता हूँ तो ये बॉर्डर को क्या करता है, कॉलप्स कर देगा, दैट मीन्स मिला देगा, ठीक है ना। अभी हम लोग जाएंगे तो ये सेल का जो है और ये बॉर्डर दोनों आपस में क्या होगा, मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर अभी यहाँ पे जैसे कि टेबल के ऊपर तो इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, फिर TD के ऊपर में करना है या फिर TH के ऊपर में करना है तो ऐसे आप कॉमा दे के कर सकते हैं, फिर आप कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप अलग से बॉर्डर देना चाहते हैं अगर, तो आप दे सकते हैं BORDER बॉर्डर यूज करके। बॉर्डर में क्या होता है, पहले आपको थिकनेस देना पड़ता है, उसके बाद में फिर आपको इसका स्टाइल देना पड़ता है, जैसे भी हम लोग यहाँ पे सॉलिड ले लेते हैं, और उसके बाद में फिर कलर देना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं रेड दे देता हूँ इस तरह से। और फिर अगर हम लोग यहाँ जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको अंदर में देखिए यहाँ पे रेड नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। देन हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि अलग अलग अगर हम कलर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, TR मतलब टेबल रो, टेबल रो के बाद में यहाँ पे NTH लिख रहा हूँ, NTH, और देन यहाँ पे मैं चाइल्ड ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं इवन लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ इवन वाला जो डब्बा रहेगा, TH रहेगा, उसी पे ही असर होगा, जो भी प्रॉपर्टी मैं CSS के थ्रू दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ बैकग्राउंड, BACK बैकग्राउंड, GROUND बैकग्राउंड, और उसके ग्राउंड बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे जाते हैं बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मान लीजिए कि हम लोग ब्लू ले लिए। और उसके बाद यहाँ जाके अगर रिफ्रेश करेंगे हम लोग, तो देखिए ये आपका सेकंड में ही अप्लाई हो रहा है, मतलब इवन वाला ही रो में होगा। अगर टेबल को मैं बड़ा कर दूं थोड़ा से, यहाँ पे TR को मैं क्लोज कर देता, कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग जाएंगे तो जो जो इवन नंबर में आएगा उसी में अप्लाई होगा, ठीक है। ये मैं जस्ट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखिए, ठीक है, ये आपका CSS का है, CSS आने के बाद में ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग CSS अप्लाई करके भी टेबल को डिजाइन करते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे लिस्ट इन HTML। सबसे पहले तो प्रीवियस कोड में हटा देता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा प्रीवियस कोड था ना। अब यहाँ पे टेबल का जगह मैं कमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट इन HTML, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं H1 टैग दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर ORDERED, अनऑर्डर
लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोगों को यूएल टैग यूज करना पड़ता है, यूएल टैग। और उसके अंदर में फिर हम लोग लिस्ट बनाएंगे कैसे, एल आई देके, एल आई। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं लिखूं APPLEFL, और उसी प्रकार से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MANGO, मैंगो। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BANANA, बनाना। और उसके बाद हम लोग ब्राउज़र में जाके अगर इसको रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर यहाँ पे मैं TYPE टाइप इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे SQUARE स्क्वायर लिखूँ और उसके बाद हम लोग जाएंगे तो देखिए अभी ये सर्कल शेप में था और अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये स्क्वायर शेप में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से देखिए मैं सबको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट की जगह मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऑर्डर लिस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यूएल की जगह में सिर्फ यू को हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ओ दे दे रहा हूँ। ओ से क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर लिस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग ब्राउज़र में चलते हैं और इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इस ऑर्डर लिस्ट इस प्रकार से आएगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है, एक हम लोग बुलेट्स के लिए यूज़ करते हैं, एक हम लोग नंबरिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप MS वर्ड किए होंगे तो आप देखे होंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग, है ना। उसके बाद में फिर ये तो हम लोग को समझ में आया। सेम इसी प्रकार से देखिए टाइप, ये स्क्वायर टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ये यहाँ पे दरकार नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाइप देके, टाइप देके अगर हम लोग यहाँ पे ABCD अगर देना चाहे तो ये ABCD में आएगा, नंबर के बजाय ये 1 2 3 4 की जगह ABCD आएगा। स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो स्मॉल ABCD आएगा। रोमन लेटर में अगर आप टाइप करते हैं आई अगर टाइप करेंगे तो रोमन लेटर आएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल आई लिखूंगा तो स्मॉल रोमन लेटर आएगा। देखिए बात समझ में आ रहा है, कैपिटल आई में लिख देता तो वो कैपिटल रोमन लेटर में आता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए और एक लिस्ट होता है। ठीक है, इसको मैं कॉपी, यहाँ पे कॉपी करने दरकार नहीं, उसके लिए मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ खाली। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके यहाँ नीचे जाता हूँ और एक लिस्ट जो है वो है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है DL। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद में जो हेडिंग होगा, जो टाइटल होगा, उसके लिए जो टर्म होगा उसके लिए DT यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, टर्म डिफाइन करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ COURSE कोर्स। और उसके बाद में फिर यहाँ पे नीचे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे DD लिख देते हैं। DD मतलब जो डाटा रहेगा हमारा, ठीक है ना, वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे DD यूज़ करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ DCA। और उसके बाद फिर यहाँ अगर हम लोग चलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए नीचे अगर हम लोग जाते देखिए कोर्स, फिर यहाँ पे आपका DCA। और फिर अगर यहाँ पे अगर हम लोग और देते ये TD और इसको यहाँ हम लोग पेस्ट कर देते हैं और फिर अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए इस प्रकार से नीचे आते जाएगा। ठीक है ना, अगर हम लोग और चाहिए तो हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, इसको हम लोग
कॉपी करेंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नीचे में यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डी ये काम करते हैं, ये पूरा कॉपी करके पेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ यहाँ पे जो दिए थे ना इसी चीज को हम लोग कॉपी करते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिए इस प्रकार से ये आएगा। ये है जो हमारा dt था और ये आपका dd, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया। इस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं। पहले dl लिखा जाता है, फिर dt, यहाँ पे जो भी टाइटल हो गया है ना, टर्म हो गया, डिफाइन करेगा, उसके बाद जो डाटा होगा dd करके लिखना पड़ता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखेंगे फॉर्म इन HTML, ठीक है, फॉर्म एंड इनपुट, ठीक है। फॉर्म के अंदर में इनपुट देंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FORM फॉर्म इन HTML और उसके बाद में फिर इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ये प्रीवियस कोड हमारा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि इनपुट कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इनपुट और उसके बाद में यहाँ पे लिखा जाता है टाइप, और टाइप के बाद में इनपुट का बहुत सारा टाइप्स आता है। देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँ, TEXT टेक्स्ट, और उसके बाद में इसको अगर हम लोग यहाँ बंद कर दें तो क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अभी हम लोग अगर यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे जो टाइप है, इस टाइप को अगर हम लोग यहाँ पे रेडियो कर दें तब ये एक रेडियो बटन बन जाएगा, देखिए इस प्रकार, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे मैं जाऊँ, ठीक है, और टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिख दूँ तब ये एक चेक बॉक्स बन जाएगा, देखिए इस प्रकार, ठीक है। तो क्या करना होता है, इनपुट लिख के जिस टाइप का हम लोग को इनपुट चाहिए वो टाइप हम लोग को यहाँ देना होता है। बहुत सारा टाइप्स आता है, जैसे कि नीचे में भी दिखा रहा था। अगर यहाँ पे मैं कलर लिख दूँ तो इस तरह से एक कलर पिकर हिसाब से देखिए एक तो बन जाएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए इस प्रकार से है ना, यहाँ क्लिक करने पे और भी कलर यहाँ पे नजर आएगा, ये देखिए ऐसा। तो बहुत सारा है इनपुट टाइप, है ना, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी हम लोग देखते हैं कि फॉर्म के अंदर में, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ। फॉर्म के लिए FORM फॉर्म लिखा जाता है। अब फॉर्म के अंदर में दो कॉमन एट्रीब्यूट्स जो यूज होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट ये जब PHP का क्लास का मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। एक होता है मेथड और एक होता है आपका एक्शन, ठीक है। तो मेथड क्या होता है कि देखिए फॉर्म का यूज हम लोग किससे करते हैं, डाटा को डाटाबेस में ले जाने के लिए, या फिर डाटा को डाटाबेस के साथ हम लोग मैच करवा के कुछ काम करने के लिए, है ना। तो डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। तो एक्शन क्या होता है कि जिस पेज में हम लोग को डाटा लेके जाना है, जहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, जैसे PHP का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, वहां तक ये डाटा पहुंचाएगा और फिर उस स्क्रिप्ट के द्वारा उसको डाटाबेस में भेजना है, कैसे भेजना है वो निर्धारित किया गया रहेगा, ठीक है ना। और मेथड क्या होता है, कौन सा मेथड यूज करके डाटा को सेंड करना है, एक होता है पोस्ट, एक होता है गेट। वो दोनों में से जो भी यूज किया जाता है वो चीज को हम लोग यहाँ पे देंगे कि पोस्ट के थ्रू लेके जाना है या गेट के थ्रू लेके जाना है, ठीक है। बट फिलहाल हम लोग वो सब नहीं देखेंगे, अभी यहाँ सिंपल फॉर्म बनाना हम लोग देखते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेबल। लेबल क्या होता है, लेबल दैट मीन्स हम लोग को जो भी लिखना रहेगा, जैसे यहाँ पे नेम, इनपुट बॉक्स में हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो यहाँ पे नेम लिखे और उसके बाद फिर यहाँ पे गए और यहाँ पे हम लिख दिए इनपुट, और उसके बाद में यहाँ पे लिखे टाइप और इक्वल टू, और यहाँ पे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए टेक्स्ट, और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ बंद कर दिए, है ना।
बंद कर देने के बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिखाएगा यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये हमारा लेबल और ये हमारा इनपुट बॉक्स। यहाँ पे मैं BR टैग दे रहा हूँ, नहीं तो रहने देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं BR टैग, BR। ठीक है, उसी प्रकार से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और फिर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट का जगह में अगर हम लोग यहाँ ईमेल लिख दे, ईमेल। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इनपुट मांगेगा ना, ये ईमेल फॉर्मेट में मांगेगा हम लोग। यहाँ पे जैसे देखिए, अगर ऐसे लिखता हूँ और ऊपर में ऐसे लिखता हूँ, तो अभी यहाँ पे सबमिट बटन नहीं है। अगर सबमिट बटन होता तो फिर ये क्या काम कर रहा है मैं समझाता था। ये एक सबमिट बटन नीचे ले ही लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लेबल में हटा देता हूँ और इनपुट टाइप जो रहेगा ये रहेगा सबमिट, SUB सबमिट। सबमिट क्या, एक तरह का बटन मिलेगा हम लोगों को जिसके द्वारा हम लोग डाटा सबमिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू देना होगा बटन के ऊपर में, जो वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल अभी लिख देता हूँ सेव, है ना। और उसके बाद में फिर यहाँ जाके अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक सेव बटन, इस पे क्लिक करने से ही सारा काम होगा, है ना। तो अभी यहाँ पे मान लीजिए कि मैं SACC कुछ भी लिखूं और यहाँ पे भी कुछ भी लिखूं, जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा प्लीज इंक्लूड एन @ क्यों, क्योंकि ये मैसेज क्यों आ रहा है, देखिए ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ईमेल लिया गया है। ईमेल लिया गया है, दैट मीन्स हम लोगों को पूरा ईमेल जैसे लिखा जाता है, हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। जैसे अभी भी ईमेल फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन अब ये ले रहा है। ठीक है ना, ईमेल फॉर्मेट में नहीं है तभी वो ले लेगा। @ चाहिए उसको, @ चाहिए, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसके बाद में उसको @ चाहिए। अगर ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और आगे नहीं जाएगा हमारा डाटा। ठीक है, तो ये ईमेल हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ और देन इसको मैं पेस्ट कर दूं और ईमेल का जगह में अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख दूं, PASS पास WORD पासवर्ड। ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर भी हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड। ठीक है, और फिर हम लोग अगर जाते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पासवर्ड आया। पासवर्ड में क्या होता है, जो भी टाइप करेंगे तो वो दिखाएगा नहीं, वो डॉट 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 दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये पासवर्ड में है। ठीक है, इसका टाइप पासवर्ड है इसीलिए नहीं दिखा रहा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए और देखते हैं हम लोग। अभी इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो इसको भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं MALE मेल और उसके बाद में यहाँ पे जो टाइप है वो मैं लिख दूं, टाइप लिख देता हूँ रेडियो, RADIO रेडियो, है ना। और उसके बाद में फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल, फीमेल। और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये मेल, ये फीमेल, अब ये दोनों में सेलेक्ट हो जा रहा है। तो अभी यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि नेम एट्रीब्यूट होता है। नेम एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है कि अब ये डाटा को हम लोग कैसे लेंगे, ये टेक्स्ट है, ये ईमेल है, ऐसे नहीं ले सकते ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, नेम देना होता है। ठीक है, नेम या फिर ID, इसके थ्रू इसको हम लोग एक पहचान देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ और मान लीजिए कि इसके अंदर में जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं बोल रहा हूँ यूजर नेम है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ टाइप में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर ईमेल, तो इसका नाम हो जाएगा आपका यूजर ईमेल। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर पासवर्ड।
ठीक है। उसी प्रकार से उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर, ठीक है। और देखिए दूसरा रेडियो बटन जो है यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ जेंडर। देखिए दोनों नाम सेम देना है क्योंकि देखिए हम लोग को दोनों में से एक वैल्यू उठाना है, ठीक है, या तो मेल या तो फीमेल, है ना, या तो मेल या तो फीमेल। और एक चीज है कि हम लोग को यहाँ पे वैल्यू भी देना होगा, वैल्यू इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेल और यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू फीमेल। तो इससे क्या होगा कि जो जो रेडियो बटन में हम लोग क्लिक करेंगे वही वैल्यू लेके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ रिफ्रेश करूँ तो अब ये दोनों में सेलेक्ट नहीं होगा, या तो इसमें सेलेक्ट होगा या तो इसमें सेलेक्ट होगा, या तो इसमें सेलेक्ट होगा या तो इसमें सेलेक्ट होगा। मैं समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जो वैल्यू है या तो वो मेल लेके जाएगा या तो वो फीमेल लेके जाएगा, ठीक है। अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा या तो फिर आपको पीएचपी में ले जाके कोडिंग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल फॉर्म हम लोग बनाना देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि यहाँ पे आपका आ गया रेडियो बटन। उसके बाद में फिर और एक एट्रीब्यूट में इनपुट का बता देता हूँ आपको, जैसे नेम लिखते हैं हम लोग उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लिख सकते हैं। देखिए प्लेस होल्डर इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हिंट के लिए यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर ईमेल या इंटर ईमेल, जैसा हिंट आप यूजर को दिखाना चाहते हैं, हिंट देना चाहते हैं, आप प्लेस होल्डर का मदद से दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और हम लोग अगर जाएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर दिए थे बोल के यहाँ यूजर नेम या यूजर ईमेल, यहाँ पे आपका पासवर्ड दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इन टेक्स्ट बॉक्स जो भी है ना, टेक्स्ट बॉक्स जैसे ईमेल भी एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही काम करता है, पासवर्ड भी एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम करता है, टेक्स्ट तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स ही है। तो इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, उसके लिए वही वैल्यू यूज करके आप वैल्यू इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे सचिन लिख दूं, देखिए दोनों चीज एक साथ नहीं देंगे हम लोग। यहाँ पे या तो ये जो प्लेस होल्डर दिया हुआ इसको मैं हटा दूं अगर, तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू जो रहेगा वो सचिन रहेगा। देखिए प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पे हटा दिया, ऊपर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स था, और उसके बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, सचिन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग सबमिट बटन बनाए थे उसी प्रकार से एक और बटन होता है रीसेट बटन। तो उसका क्या यूज होता है उसको भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं ये सबमिट का जगह में इसको नीचे कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो सबमिट था, सबमिट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ रीसेट लिख देता हूँ, रीसेट है ना। और इसी प्रकार से जैसे वैल्यू दिया था मैंने, यहाँ प्लेस होल्डर तो समझ गए होंगे कि हिंट के लिए यूज किया जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ से प्लेस होल्डर जो है वो हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ। मान के चलिए ये आपका me@gmail इस प्रकार से है, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे पासवर्ड रहने देते हैं, कुछ नहीं देते। तो अब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू है। यहाँ पे अगर कुछ भी हम लोग चेंज करते हैं, देखिए कुछ भी यहाँ पे अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, और फिर ये रीसेट बटन में अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वापस रीसेट हो जाएगा। देखिए रीसेट वाला बटन जो है इसमें हम लोग नाम जो है वो सेव रखे हैं, तो ये नाम है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका नाम चेंज कर देंगे, अगर रीसेट लिख देंगे और फिर आके यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये रीसेट ही दिखाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाटा लिख देते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद रीसेट में क्लिक करने से देखिए ये फॉर्म हमारा रीसेट कर देगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग, इस प्रकार से हम लोग टाइप में सबमिट लिखे थे तो ये सबमिट बटन हिसाब से काम करेगा, टाइप में अगर हम लोग रीसेट लिख देंगे तो ये रीसेट बटन का हिसाब से काम करेगा।
ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इनपुट जो है हम लोग यहाँ तक देखे थे, रेडियो बटन देख लिए हम लोग, है ना। तो रेडियो बटन के बाद में यहाँ पे हम लोग एक सेलेक्ट आता है, उसको भी देख लेते हैं। तो सेलेक्ट के लिए भी मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे फीमेल जैसे लिखा हुआ लेबल में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका कोर्स, COURSE कोर्स। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो इनपुट है हमारा, इसको पूरा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं लिखता हूँ SELECT सेलेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में इसी प्रकार से सेलेक्ट, ये आपका ओपन हुआ और ये आपका क्लोज हुआ, है ना। इसके अंदर में सेलेक्ट के अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में हम लोग को देना होता है ऑप्शन, OPTION ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर में जैसे भी कोर्स है तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ कोर्स दे सकते हैं। दैट मीन्स ड्रैग डाउन जो होता है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो तैयार करते हैं, वो एक प्रकार का हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। फिर यहाँ दूसरा ऑप्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PGDCA, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ और फिर पेस्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे फिर मैं दूसरा कोर्स का नाम लिख देता हूँ टैली। इस प्रकार का जितना भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। और इसको अगर हम लोग जाएंगे ब्राउज़र में और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है, जिसमें आपका DCA PGDCA टैली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोग चेक बॉक्स भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक चेक बॉक्स बना रहा हूँ। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको इनपुट लिखना होगा। उसके बाद में फिर आपको क्या लिखना होगा, टाइप लिखना होगा। टाइप के बाद में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स लिखने के बाद में फिर मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैं P टैग ले रहा हूँ, पैराग्राफ में P नहीं लेके मैं लेबल ही ले लेता हूँ, LABEL लेबल। और लेबल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I हैव डैश एंड डैश, ठीक है ना। मतलब जो भी आपको डिक्लेरेशन देना होगा वो डिक्लेरेशन या फिर जिस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो सारा चीज़ इधर आ जाएगा, है ना। और अगर अभी हम लोग जाएंगे तो देखिए एक चेक बॉक्स यहाँ पे बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे एक तो चेक बॉक्स बन गया, है ना। और यहाँ एक BR टैग दे देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में जाए। हम लोग अगर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग जैसे कि अभी हम लोग एक तो चेक बॉक्स बनाए थे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को कुछ इनपुट ऐसा भी चाहिए जो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, मगर उसका यूज़ हम लोग को करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इनपुट लिखेंगे और टाइप इक्वल टू क्या होगा, यहाँ टाइप इक्वल टू हम लोग कर देंगे हिडन, इस प्रकार से। और इसके थ्रू क्या होगा, हम लोग वैल्यू तो उठाएंगे मगर ये जो रहेगा हमारा, ये आपका हिडन रहेगा, ठीक है ना, ये आपका दिखेगा नहीं। यहाँ पे लेबल मैं ले रहा हूँ एक, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हिडन लिख देता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे लिखना, बट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हिडन के आगे वाला जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा हमारा वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या है, हिडन है, ठीक है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे PHP में तो देखिएगा इस प्रकार से हम लोगों को ये हिडन का यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स हिडन का, ठीक है। ID वगैरह जब हम लोग लेते हैं तो दरकार पड़ता है। और इसको फिर रिफ्रेश अगर हम लोग करते हैं तो देखिए हिडन के आगे में जो इनपुट टैक्स वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हम लोग किस प्रकार का टाइप लिए, उसका हिडन लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्लास और ID, ठीक है। क्लास और ID क्या होता है HTML में, तो ये प्रीवियस कोड था हमारा, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे जो कमेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLASS क्लास एंड ID, ठीक है। क्लास और ID से क्या होता है, पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को हम लोग एक अलग से नाम प्रोवाइड करते हैं,
जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, ठीक है। और उसके बाद में मैं इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करता हूँ, इसके अंदर में मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडिंग ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। और देन यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे और ऐसे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, स्टाइल टैग के मदद से CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है CSS में, जैसे हम लोग एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे H1 लिखूँ और इसके अंदर में मान लीजिए मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ, COLOR कलर, और फिर ईच टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, है ना। तो रेड करने पे अगर मैं लेके जाऊँ यहाँ पे और रिफ्रेश कर दूँ ब्राउज़र में, तो ये गलत दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि स्टाइल हम लोग लिखे नहीं ना, स्टाइल टैग के अंदर में हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। स्टाइल टैग देंगे हम लोग, और स्टाइल टैग के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो H1 है, मतलब जो CSS का कोडिंग है, उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए सब का सब रेड कलर में आ रहा है। तो अब मान के चलिए कि एक आपको ब्लू में चाहिए था, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से आपको कॉल करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्लास लिख सकते हैं, और क्लास इक्वल टू इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ head1, इसका नाम हो गया head1। तो अब क्या होगा कि ये head1 जो है, इसको मैं यहाँ पे ये स्टाइल के अंदर में ही यहाँ पे मैं head1 करके पेस्ट करता हूँ। मगर ये क्लास है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे डॉट देना होगा, और डॉट देने के बाद में यहाँ पे ऐसे करके, उसके बाद में अभी यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, इसका दूसरा कलर H2 BLUE ब्लू, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ब्लू हो गया। तो इस प्रकार से भी काम करते हैं हम लोग क्लास देके। और सेम इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, आईडी भी दे सकते हैं, मतलब जरूरी क्लास के साथ साथ हम लोग इसको आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आईडी में लिख दिया हूँ, और उसके बाद फिर इसका आईडी जो रहेगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ हेड, ठीक है। और स्पेस दे देते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है। आईडी यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, हेड दे दिया। अब आईडी को अगर यहाँ पे लिखना है, आईडी के द्वारा यहाँ पे डिजाइन चेंज करना रहेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग को हैच करना पड़ेगा, हैच लिखना पड़ेगा, और फिर जो आईडी का नाम होगा वो देना होगा। मतलब ये CSS का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अभी समझ में आओगा कि आईडी और क्लास के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, H1 मतलब HTML एलिमेंट का एक नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सेम नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई जरूरी नहीं, जैसे यहाँ पे ये क्लास, इसका जो नाम था, ये इसका भी वही नाम मैं रख सकता था, सेम रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं ये नाम रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबको सेम ही रखना है अगर हम लोगों को, तो फिर H1 तो सेम ही है ना, सबके लिए H1 तो सेम ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस हम लोग को प्रोग्राम करना है जावा स्क्रिप्ट में, या फिर CSS के थ्रू कुछ अलग सा स्टाइल प्रोवाइड करना है, तो भी हम लोग नाम उसको देते हैं आईडी या फिर क्लास यूज करके। देखिए अब हम लोग देखेंगे आई फ्रेम, ठीक है। तो ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ जो प्रीवियस वाला कोड था, और अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, आई फ्रेम, FRAME फ्रेम, ठीक है, आई फ्रेम इन HTML। तो आई फ्रेम क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे देखिए यहाँ पे मेरा पास एक पेज है, page1.html, ठीक है। और अभी हम लोग कहाँ पे है, यहाँ पे मैं H1 दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा मेन पेज है, या जो भी आप यहाँ लिखना चाहते लिख सकते हैं। और नीचे में मैं इस पेज को दिखाना चाहता हूँ, पेज 1 को, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा आई फ्रेम, ठीक है। आई फ्रेम के बाद क्या लिखना होगा हम लोगों को, SRC सोर्स इक्वल टू, और उसके बाद में उस पेज का एड्रेस हम लोग अगर यहाँ दे दे, पेज
1.html, ठीक है, इस तरह से। और इसका हाइट या वाइड भी हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं इसका हाइट जो है वो मैं 200 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है। बस वाइड भी दे सकते हैं बट मैं वाइड नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इसको यहीं पे हम लोग क्लोज नहीं करते, ऐसे रहने देते हैं। और उसके बाद वहाँ जाएंगे हम लोग और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये जो है पेज 1 दिखा रहा है हमारा। ये पेज 1 जो है ये कौन सा पेज 1 है? ये जो पेज 1 है ये वाला पेज 1 है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग पेज 1 डॉट HTML बनाए थे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे पेज 1 डॉट HTML में जाऊँ और उसके बाद यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, चलिए यहाँ पे हम लोग एक इमेज भी दे देते हैं पेज 1 में, imgsrc इक्वल टू, यहाँ मैं दे देता हूँ डॉग डॉट png और फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ। और फिर अगर मैं यहाँ आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका डॉग भी आ रहा है, देखिए इस तरह, देखिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अब मान लीजिए कि एक लिंक हम लोग बनाएंगे, जैसे कि abc.html में ही चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे एक लिंक है मेरा, मान के चलिए यहाँ पे है आपका ahref रेफरेंस, है ना। और इसके थ्रू मैं यहाँ पे और भी पेज है, जैसे है वहाँ पे आपका स्क्वायर डॉट HTML है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर डॉट HTML। देखिए स्क्वायर डॉट HTML वाला पेज भी हमारे पास है यहाँ पे, स्क्वायर डॉट HTML, ठीक है। बट अभी मैं इसका जो टारगेट है ना वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, वो फ्रेम कि जब मैं इसमें क्लिक करूँ तो कोई दूसरा पेज वगैरह में मेरे को नहीं लेके जाइए, कोई दूसरा लोकेशन में नहीं, उस आई फ्रेम में ही ये पेज ओपन हो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे भी इस फ्रेम का भी हम लोग को नाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग नेम लिखेंगे और नेम इक्वल टू इस फ्रेम का नाम दे दीजिएगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ एफ नेम। और उसके बाद यहाँ पे जो टारगेट है हमारा, इस टारगेट में भी मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ नेम, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर इसको क्लोज कर दूँ, उसके बाद में अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SQUARE स्क्वायर, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। और मतलब पेज के अकॉर्डिंग जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो अगर अभी यहाँ पे पेज 1 डिस्प्ले हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये स्क्वायर वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है। अभी ये जो पेज आ रहा है ये आपका कौन सा पेज है? ये आपका स्क्वायर वाला पेज है। बात समझ रहे हैं ना। अगर मैं आपको लेके चलूँ स्क्वायर वाला पेज में, जैसे कि ये है स्क्वायर डॉट HTML, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्वायर डॉट png, तो यहाँ पे स्क्वायर डॉट png नहीं है। यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग cat डॉट png ले लेते हैं, ठीक है। और यह है स्क्वायर के साथ में यहाँ पे पेज अटैच कर देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ, अटैच नहीं कर देता हूँ, सॉरी। और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। कैट की जगह डॉग ही आ रहा है, नाम चेंज हो गया लगता है, ठीक है। और अगर हम लोग फिर से ये नहीं, ठीक है, ये तो रिफ्रेश किए थे तो डॉग आ रहा था। जैसे मैं स्क्वायर में क्लिक करूँगा देखिए स्क्वायर पेज, और यहाँ पे देखिए कैट वाला इमेज आ रहा है। तो आई फ्रेम में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग पेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब देखिए हम लोग वीडियो भी प्ले कर सकते हैं HTML में। तो अभी हम लोग देखेंगे वीडियो इन HTML, ठीक है। तो वीडियो कैसे हम लोग प्ले करवा सकते हैं, उसके लिए वीडियो एलिमेंट का यूज़ करना होगा हम लोगों को। प्रीवियस कोड मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये प्रीवियस कोड जो है ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे वीडियो लिखना होगा, VIDEO। देखिए इसको फिर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं हम लोग ऐसे करके। और फिर यहाँ पे वाइड और हाइट यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे WIDTH वाइड इसका दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 320 पिक्सल, 320
ठीक है। और हाइट भी दे देते हैं कुछ यहाँ पे हम लोग, HEIGHT हाइट इक्वल टू, और उसके बाद हाइट इसका दे देते हैं 240। ठीक है। अब इसके अंदर में क्या लिखना होगा हम लोगों को, यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को सोर्स, SOUR, ठीक है, इस प्रकार से सोर्स, और फिर SRC, और उसके बाद में जो वीडियो आप प्ले कराना चाहते हैं। मेरा फोल्डर में देखिए, मैं जो वीडियो प्ले करवाना चाहता हूँ वो आपका है, ये है rasoi.mp4, ठीक है, ये फोल्डर के अंदर में ही है। और एक बात याद रखिएगा कि आप AVI फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो वो प्ले नहीं होगा, MP4 यूज़ करिएगा या फिर MOV यूज़ करिएगा, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि MP4 ही आप प्ले करके देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो क्या नाम है, रसोई नाम है, तो rasoi.mp4 ये हमारा फाइल का नाम यहाँ देना होता है। और उसके बाद में फिर टाइप देना होता है हम लोगों को, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा वीडियो स्लैश, फिर जो फाइल जो टाइप है वो लिखेंगे, जैसे कि हम लोग का क्या टाइप है, MP4, उसको यहाँ पे हम लोग ऐसे दे देंगे। बस इतना ही करना है हम लोगों को। और एक चीज यहाँ पे हम लोग को CONTROLS कंट्रोल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये लिखने के बाद में अगर हम लोग चलते हैं यहाँ वेब ब्राउज़र में और इसको अगर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आ गया। यहाँ पे मैं प्ले में क्लिक करूँगा। बीट गाजर की टिक्की बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें लगेगा 2 बीट, 3 गाजर। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये अपना बंद हो जाएगा।